मार ढाल मार ढाल को मुर्गा मार मरघट पहुंचाए मरघट नाथ को धुआं दिखाए धुआं दिख झाड़ दिख लौट घर आए सिली सिंदूर वजी का तारा सासू देवी लूरे कर धरती वीर पटक देवी पछाड़ दी अरे रे विभीषण बल देखू तेरा बांध दे इसको सिली सिंदूर वज्र का तारा सासू देवी लूरे कर धरती वीर पटक दे वीर पछाड़ दी वीर अरे अरे विभीषण बल देखूं तेरा शरीर बांध दे। जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं या काली माँ की पूजा करते हैं उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक का असर हो जाता है? देखिए इस पे मैं बोलूंगा तो थोड़ा सा विवादित हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोलूंगा कि अगर एक सामान्य व्यक्ति हनुमान जी की पूजा कर रहा है, भगवान भैरव की पूजा कर रहा है, महाकाली की पूजा कर रहा है, तंत्र का प्रभाव बहुत कम होगा। सामान्य तंत्र उस व्यक्ति के ऊपर कार्य नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कोई तांत्रिक उस व्यक्ति के ऊपर तंत्र करेगा तो बिल्कुल प्रभाव हो सकता है, क्योंकि बंगाली विद्या में हनुमान जी को भी बांधने के मंत्र हैं, वो विद्या भी है, महाकाली को बांधने की विद्या है, बड़े बड़े देव भगवान शिव को भी बांधने की विद्या है। अभी जैसे मैंने आपको एक छोटा सा मंत्र बोला, आधा बोलूंगा, पूरा बोलने का अनुमति नहीं देते हमारे गुरुदेव। सिल्ली सिंदूर वज्र का तारा सासू देवी लूरे कर धरती वीर पटक दे वीर पछाड़ दे वीर अरे अरे विभीषण बल देखूं तेरा शरीर बांध दे। इसमें हम किसी भी बड़ी से बड़ी शक्ति को भी बांध सकते हैं, वो कुछ समय के लिए रुक जाएगी और तांत्रिक को अपना काम करना होगा और करके निकल जाएगा, भले ही उसमें साक्षात हनुमान जी बिठा के रखें। क्यों हनुमान जी राम जी की आन पे रुक जाएंगे, सीता माता की आन पे रुक जाएंगे, महाकाली भगवान शिव की आन पे रुक जाएंगी। ये बंगाली तंत्र इतना पावरफुल क्यों माना जाता है? देखिए क्योंकि बंगाली तंत्र इसलिए इतना पावरफुल माना जाता है क्योंकि वहां पे शक्ति की उपासना होती है। तंत्र में मूल शक्ति और शिव ये दो ही चीजें। शक्ति भगवान शिव मतलब साक्षात भगवान शिव, चेतना मतलब शक्ति मां पार्वती। चूंकि मां कामाख्या भी आसाम में ही, मां तारापीठ बंगाल में ही, और ये सब तंत्र के स्थान है। मैं स्वयं मां कामाख्या का उपासक हूं, तो मुझे मालूम है तंत्र का सृजन ही वहीं से हुआ है। कहा भी जाता है तंत्र का जन्म मां कामाख्या से हुआ, जवान तारापीठ में आके हुआ। और जो बंगाली लोग हैं वो अपनी जो उनके रिचुअल्स हैं उनको बहुत अच्छे से करते हैं, आज भी करते हैं, वो दुनिया में कहीं भी रहें, तो शक्तियाँ काफ़ी अच्छी पावरफुल है। ये तंत्र को 10 महाविद्या से जोड़ के भी देखा जाता है। देखिए 10 महाविद्याएं मूल है। 10 महाविद्याओं में जो तंत्र का उल्लेख किया गया है वो संपूर्णतः वैदिक है। एक सामान्य तांत्रिक, और हाँ 10 महाविद्याओं की बात आपने की है तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं, जो 10 महाविद्याओं का उल्लेख है वह पूर्णतः वैदिक है, लेकिन इतना भी सरल नहीं है कि एक सामान्य व्यक्ति पूरी की पूरी 10 महाविद्याओं को या एक महाविद्याओं को भी सिद्ध कर ले। आजकल सोशल मीडिया पे 10 महाविद्याएं काफ़ी फेमस है और उनके बारे में जो सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो केवल एक अंश मात्र है। हम चाहे माँ तारा की बात करें, चाहे माँ काली की बात करें, चाहे माँ बगलामुखी की बात करें, अगर आप हमारे पुरातन ग्रंथों में जाएंगे तो एक महाविद्या की साधना संपन्न करने में एक साधक का संपूर्ण जीवन समाप्त हो जाएगा, तब भी वो नहीं कर सकता। तो केवल अंश मात्र है जो अभी चल रहा है 10 महाविद्याओं में। जैसे कई लोग YouTube देखकर तंत्र की साधना शुरू कर देते हैं, तंत्र के कुछ प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तो क्या ये ठीक है या गुरु के उसमें करें? बिना गुरु के तंत्र साधना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब तंत्र भी दो प्रकार से, एक है हमारा वैदिक, जैसे आपने बोली 10 महाविद्याएं। अब उनकी साधना कौन कर सकता है? जो संपूर्णतः कर्मकांडी हो, जो न्यास कर सकता हो, जो संध्या वंदन कर सकता हो, जो संपूर्ण नियमों को पालन कर सकता हो। एक तंत्र है हमारा वाम मार्ग, जिसमें सावर मंत्र आते हैं, तामसिक क्रियाएं आती हैं। तो वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए करना असंभव है। मैं नहीं बोलता बिना गुरु के उसमें किया जाना चाहिए, और चाहे वैदिक हो चाहे तामसिक हो, वाम मार्गी हो, बिना गुरु के कभी भी कोई भी तंत्र साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल उग्र साधनाएं। जब हम तंत्र की किसी भी साधना को करते हैं या उसमें उसका प्रयास करते हैं तो शक्तियां डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं। अब अगर साधक के ऊपर गुरु कृपा नहीं हुई, साधक उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, अगर साधक को कोई नकारात्मक अनुभव हो रहे हैं, तो उसका निदान कैसे मिलेगा? उसको वो समझ नहीं पाएगा, उस ऊर्जा को नहीं झेल पाएगा। कई लोगों को मैंने खुद पागल होते हुए देखा है। ऐसे कौन से
5 चीजें हैं जो कोई भी व्यक्ति करे अपने घर में तो वो तंत्र से या ब्लैक मैजिक से सुरक्षा पा सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज तो भगवती की भक्ति करें, माँ दुर्गा की उपासना करें, माँ काली का नाम जप करें, काली कवच का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, भगवान भैरव की उपासना करें। अगर कुछ विशेष नहीं कर पाता तो भगवान भैरव, हनुमान जी की उपासना करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करें, कम से कम 20 मिनट भगवान की भक्ति में अवश्य दें, तो उसका ऑरा अच्छा होगा, उसे अपने जीवन में सफलता मिलेगी, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद होगा। और जब उनका आशीर्वाद होता है तो हर व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसे किसी भी प्रकार के छोटे मोटे तंत्र प्रयोगों से डरने की आवश्यकता नहीं होती। और सबसे पहले तो मैं बोलूँगा, अगर आप अपने गुरु पे विश्वास रखते हैं, अगर आप अपने कुलदेवी देवताओं पे विश्वास रखते हैं, अगर आप अपने इष्ट पे विश्वास रखते हैं, तो फिर आपको तंत्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पे अगर आप उनकी पूजन करते हैं, होली, दिवाली, अमावस्या, अपने पितरों को भोग देते हैं, अपने कुलदेवी देवताओं को भोग देते हैं, तो फिर आपको तंत्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो आपकी कुलदेवी होती है उसकी जवाबदारी होती है कि वह आपकी रक्षा करे, आपके कुल की रक्षा करे। और काली जादू तंत्र के नाम पे बहुत सारे लोगों को डराया भी जाता है। डराने का सबसे सरल साधन वही है आज की डेट में। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ है ही नहीं, लेकिन लोगों को लगता है कुछ है, मतलब हमारी चीजें लगातार नेगेटिव हो रही हैं। देखिए, इसके पीछे तो मैं स्पष्ट बोलूँगा, साइकोलॉजिक प्रेशर होता है। अभी मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपको बोल दे कि आपके पीछे कुछ खड़ा है, तो भले ही आपको ना लगे अभी, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी आभास होगा तो आपके मन के अंदर एक डर बैठ जाएगा। और दुनिया में डर से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये सोशल मीडिया पे चलता है कि आप अपने घर पे रात में पानी का गिलास लें, उसमें नींबू डाल दें, अगर वो लाल हो जाएगा तो तंत्र है। क्या इस तरह के से भी तंत्र को जांचा जा सकता है? देखिए, कुछ विधियां हैं जिनसे तंत्र को जाना जा सकता है। अभी जैसे एक छोटा सा सरल प्रयोग मैं आपको बता दूं। अब नींबू एक ऐसा फल है जो ऊर्जाओं को सोखता है, उनको अवशोष करता है। उसके अंदर एक ऐसी चीज है, वो प्रकृति से है, गॉड गिफ्ट है। अभी आपको पता करना है, किसी भी एक सामान्य व्यक्ति को पता करना है कि उसके घर में तंत्र है कि नहीं है। 5 नींबू लेके आइए, एक अपने मुख द्वार पे रखिए, बाकी चारों कोने पे अपने घर पे रख दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर है तो अपने में बेड के नीचे रख दीजिए। 24 घंटे या रात्रि में रखिए, सुबह उठ के देखिए, आपको स्पष्ट तौर पे उन नींबुओं में दाग धब्बे मिल जाएंगे। दाग धब्बे मतलब वो सड़ जाएंगे या वो लाल? ब्लैक मैजिक होगा तो काले धब्बे पड़ेंगे, या पूरा नींबू भी काला हो सकता है। अगर कोई तामसिक क्रिया होगी तो नींबू बिल्कुल लाल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तो सामान्य रहेगा, हरा का हरा रहेगा। और चारों कोनों में आपको अलग अलग सिम्टम मिलेंगे। अगर कोई शक्ति आपके दरवाजे पे होगी तो केवल आपको दरवाजे में मिलेगा, अगर कोई शक्ति आपके बेडरूम में होगी तो आपको बेडरूम में सिम्टम मिल जाएंगे। ऐसा भी होता है कि कुछ शक्तियां सिर्फ बेडरूम में ही रहती हैं या सिर्फ दरवाजे पे ही रहती हैं? हाँ। वहां से नेगेटिव असर करना शुरू होती है। अभी जैसे मैंने आपको बोला कुल देवी देवता, अब आपके कुल देवी देवता, आपके इष्ट अच्छे हुए तो वो शक्ति केवल दरवाजे तक उपस्थित रहेगी। अब मान लीजिए आपने हनुमान जी की फोटो लगा के रखी हुई है, तो वो शक्ति वहां तक आके रुक जाएगी, फिर आगे नहीं जाएगी। तो फिर जब घर से बाहर निकलेंगे तब असर करेगी, तब वो असर करेगी, घर के अंदर नहीं जाएगी। बिल्कुल नहीं जा सकती। ये काला जादू और नजर लगने में क्या फर्क होता है, और नजर लगनी क्या होती है? देखिए, नजर एक सामान्य सी चीज है। अगर मैं बोलूं भावनाएं, किसी व्यक्ति के लिए आपके पास कैसी भावनाएं, आप उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, खराब सोच रहे हैं। नजर लगना मतलब आपकी स्वयं की ऊर्जा सामने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव डाल रही है। हर व्यक्ति के अंदर शक्ति है। आपने देखा होगा या सुना होगा रामायण वगैरह में, ऋषि मुनि होते थे, हाथ में जल लेते, बोलते भस्म हो जा। हाँ। रामायण में देखा होगा, तो भस्म हो जाता थे। वो क्या है? उनकी आत्मिक शक्ति। तो ऐसे हर व्यक्ति की ऊर्जा होती है, हर व्यक्ति की आत्मिक शक्ति होती है। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नकारात्मक है, लोगों से ईर्ष्या करता है, लोगों का बुरा सोचता है, तो उसकी जो ऊर्जा वो निगेटिव हो गई। अब वो जब किसी को देखता है, मान लीजिए आप कोई पार्टी में गए, बहुत अच्छे से तैयार होके गए, हाँ भाई बहुत अच्छे से तैयार होके आए हो, आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो। अब उसका उद्देश्य गलत है ना, उसका उद्देश्य गलत है। वो आपको अच्छे से देख रहा है लेकिन उसका उद्देश्य गलत है, तो उसकी जो ऊर्जा स्वयं आपके ऊपर प्रभाव डालेगी वो है नजर लगना।
तो नजर लगना और काला जादू के दोनों सिम्टम्स में अलग अलग है। अभी किसी का व्यापार है, व्यापार खूब अच्छे चल रहा है, उसका कोई रिलेटिव या फ्रेंड आके बोला भाई क्या बात है, तेरा काम तो आजकल बहुत अच्छा है, बिल्कुल समय ही नहीं है तेरे पास, उद्देश्य, तो वो नजर लग गई, टोक लग गई उसको, फिर काम नहीं चलेगा, वो रुक जाएगा। ये भी ब्लैक मैजिक का पार्ट ही समझ सकते हैं। वो नहीं, नजर है, ये अलग है, ये नजर है। सामान्य, ये सामान्य चीजों से दूर हो सकती है। जैसे क्या करें नजर लग जाए तो? देखिए, जैसे अगर किसी व्यापार पे नजर लग जाती है तो आप फिटकरी के टुकड़े रख सकते हैं, पीली सरसों वहां से घुमा के छोड़ सकते हैं, अग्नि में छोड़ सकते हैं, हनुमान जी के नाम से धागा बांध सकते हैं, या एक सफेद सूत के धागे को हल्दी में डुबाकर अपने गले में रख सकते हैं, इनसे नजर प्रभाव दूर होता है। या सबसे अच्छा तो मैं बोलता हूँ एक बड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा ले लो आप, और अगर अपने व्यापार स्थल के सामने बना दो, ये बहुत अच्छा उपाय है आपके सभी दर्शकों के लिए जिनका व्यापार नहीं चल रहा। फिटकरी का एक टुकड़ा ले लीजिए, काले कपड़े में बांध के अपने दुकान के सामने बांध दीजिए, नजर होगी, तुरंत आपका व्यापार चलने लगेगा। किसी व्यक्ति के ऊपर भी अगर नजर लगी है, छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लीजिए, 7 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार के पॉट में फ्लश कर दीजिए, दैट फिनिश। कोई बहुत बड़ा चीज करने की आवश्यकता नहीं आपको। और अगर इसके बाद भी आराम ना पड़े तो ब्लैक मैजिक के बारे में तो सोचें। ब्लैक मैजिक सोचो, फिर कोई शक्ति हो सकती है, तंत्र प्रयोग हो सकता है, वो चीज अलग है। आपने देखा होगा जो हमारी दादी होती थी, वो नींबू मिर्ची और बहुत सारी चीजों से नजर उतारती थी, अलायगी बलायगी उड़द की गड़ंद की आएगी जाएगी गली की घाट की, वो भी है, वो भी नजर उतारना ही बोलते हैं। लेकिन जी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट मैंने ऐसे देखे हैं कि 1100 रुपए दो, फोटो दो, वशीकरण हो जाएगा, किसी से शादी करनी है, गर्लफ्रेंड है, तो ये इतना आसानी से वशीकरण हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं होता। एंड ऑफ डे होता ही है कि सामने वाला फोन उठाना बंद कर देता है, जैसे आपने 1100 दिए। देखिए 1100 में तो कुछ भी नहीं होता, हर एक शुल्क होता है। जैसे मेरा परामर्श शुल्क है 5100 रुपए, वो समय का शुल्क होता है, वो किसी विधि का शुल्क नहीं होता। मैं जो समय देता हूँ उस समय का शुल्क होता है। लेकिन अगर कोई बोले कि 1100 में वशीकरण कर दूंगा तो असंभव है, और वशीकरण इतना सरल भी नहीं है, नहीं तो इस दुनिया का हाल कुछ और होता, लोग परेशान ना होते, डिवोर्स केस अदालतों में ना पड़े होते। अगर वशीकरण इतना सरल होता तो लोग प्रेम के लिए सुसाइड ना कर रहे होते। तो इतना सरल भी नहीं है, लेकिन हाँ होता है, कुछ स्थितियों में होता है जहां पे उद्देश्य अच्छे होते हैं, जहां पे सब चीजें अच्छी होती हैं, वहां पे वशीकरण भी होता है। वशीकरण एक संपूर्ण विधान है, हमारे तंत्र में होता है मारण मोहन उच्चाटन विद्वेषण वशीकरण शांति, तो वो क्रिया है। अगर हम उसे अच्छे तरीके से करें, सही उद्देश्य से करें, मैं सिखाता भी हूँ, तो बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। लेकिन 1 दिन 2 दिन 5 दिन में नहीं होता। ये वशीकरण के प्रयोग ज्यादातर महिलाओं के ऊपर होते हैं? ऐसा नहीं है, पुरुषों के लिए भी होते हैं। तो ये कैसे करते हैं वशीकरण? वशीकरण में बहुत सारे टोटके भी होते हैं। अब जैसे आपने बंगाली की पूछ ली, पूछा। हाँ। बंगालियों में एक प्रथा होती है कि जब इनका विवाह होता है तो उसके पहले एक सुपारी की गांठ वधू के जीभ के नीचे रख दी जाती है, और वो 5-6 दिन तक रखी रहती है। अच्छा। हाँ, 3-4 दिन तक रखी रहती है, उनका एक टाइम पीरियड होता है। अच्छा। है ना। उसके बाद जब वधु वर को अपने पति को पानी खिलाती है तो वही सुपारी तोड़ के उस पानी में होती है। ओह। तो ये एक वशीकरण का ही एक बिल्कुल की क्रिया है? ये वशीकरण की ही क्रिया है, उनकी उसमें नॉर्मल है। तो ये वशीकरण जैसे अगर कोई किसी के लिए वशीकरण करना चाहता है तो वो क्या क्या उसको खिला के वशीकरण कर सकता है? देखिए वशीकरण में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा खिलाई जाती हैं वो मीठे में खिलाई जाती हैं, पान में खिलाई जाती हैं, सफ़ेद मिठाई में वशीकरण सबसे ज़्यादा होता है। जो इस्लामिक वशीकरण होता है वो शक्कर में होता है, पानी में होता है। जो बंगाली वशीकरण होता है वो लौंग इलायची में होता है। तो सबका अलग अलग मेथड। मतलब इन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए कोई खिलाए तो? कोई नए व्यक्ति के साथ में तो कम से कम सफ़ेद मिठाई तो मत खाइए। बाकी तो अभी इतने अच्छे जानकारी भी नहीं है कि खिला के कर दे, लेकिन हाँ छोटे छोटे टोटके कभी कभी बहुत बड़ा काम कर देते हैं। ये मुस्लिम तंत्र क्या होता है? जैसे हमारा तंत्र है वैसे ही इस्लामिक तंत्र है।
तो इनके जिन जिन्नात होते हैं। हाँ, इनमें जिन जिन्नात होते हैं, परी होती हैं, जैसे हमारे में यंत्र होते हैं वैसे इनमें नक्श होते हैं, सभी चीजें होती हैं जैसे हमारे में होती हैं। अगर कोई किसी पे मुस्लिम तंत्र कर दे तो ज्यादा पावरफुल है। नहीं देखिए, पावरफुल तो कुछ भी नहीं होता, कार्ड हर चीज का है। नहीं, पावरफुल मैं नहीं बोलूंगा ऐसा कुछ है, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं, ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो मुस्लिम तंत्र को समाप्त करती है। और हमारी कामाख्या तंत्र में जो हमारे मायुंग के अंदर है उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हम मुस्लिम तंत्र को काट सकते हैं या मुस्लिम तंत्र का ही प्रयोग करते हैं। अभी जैसे एक छोटा सा मंत्र बताऊंगा आपको। हाथ में बसे हनुमान भैरव बसे ललाट, जो हनुमंत को टीका करे मोहि जगसर, जो अभी छाती पांव धरे हनुमंत वीर रक्षा करे मोहम्मदा पीर, छाती टोट जुगनी सिर्फ गुनी मार मार भाषवंत करे गुरु गोरखनाथ की फिरती बजरंग गिरी की। तो इसमें पीरों का उल्लेख है, इसमें पीरों का उल्लेख है। तो पीरों का उल्लेख भी हमारे भारतीय तंत्र में है, साबर मंत्रों में है। अभी एक बहुत बड़े प्रसिद्ध साधक हुए थे इस्माइल जोगी, वो मां कामाख्या के साधक थे। आज भी बहुत सारे मंत्रों में इस्माइल जोगी की कसम चलती है, आन चलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तंत्र अपनी जगह है। अभी आप चाहे उसको इस्लामिक बोलो, मतलब हर तंत्र की काट है हाँ है। हमारे पास। समस्या होती है तो समाधान मिलता है, लेकिन धैर्य, समय, कोई चमत्कार नहीं है, एक साधना है। अगर आप भी इस तरह की किसी समस्या से पीड़ित हैं तो निखिल जी से संपर्क कर सकते हैं। निखिल जी, आपने हमसे बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपकी ब्रॉडकास्ट में। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय मां काल, जय श्री गुरुदेव, आदेश आदेश।